हेलो नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के चैप्टर वाइज एमसीक्यू में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो हम यूपी जीके के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, उसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वन और सिंचाई। देखिए, वन और सिंचाई के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सभी क्वेश्चन को यहाँ एमसीक्यू फॉर्मेट में लाया गया है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप किसी भी यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जैसे यूपी लेखपाल हो गया, यूपी लोअर पीसीएस हो गया, तो इन सब एग्ज़ाम में ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है आज का। आज़ाद भारत की देखिए प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो बताना है हमारा राइट आंसर फर्स्ट का कौन सा हो जाने वाला है। तो याद रखिएगा, आज़ाद भारत, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस समय जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट का कौन सा हो जाने वाला है बताइए। तो 19 याद रखिएगा, 52 1952 में याद रखिएगा जो पहली राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी भारत में। तो आज़ाद भारत के समय आज़ाद भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कौन थी? 1952 में लागू हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है सेकंड क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व देखिए अब भारत की वन नीति किस वर्ष आई थी? हमने जान लिया कि जो स्वतंत्रता के बाद कब आई थी, 1952 में आई थी। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भारत की वन नीति कब आई थी। तो याद रखिएगा सेकंड का हमारा राइट आंसर 1894 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए भारत की वन नीति आज़ादी से पहले कब आई थी? 1894 में। और आज़ादी के बाद पहली भारत वन नीति कब आई थी? 1952 हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा थर्ड क्वेश्चन। बताना है उत्तर प्रदेश में देखिए राज्य वन नीति 1998 का संचालन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो राइट आंसर बताइए कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। जो राज्य वन नीति था 1998 आया था, इसका जो संचालन था कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो थर्ड का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1998। याद रखिएगा 1998 में बना था नीति, और कब शुरू हुआ था? 1998 में इसका संचालन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है उत्तर प्रदेश में कौन सी वन नीति लागू है जिससे 1998 की नीति का स्थान लिया है? तो बताइए प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो वन नीति कौन सी लागू है हमारे यहाँ? तो हमारे फोर्थ का राइट आंसर हो जाने वाला है 2017, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 इस समय करंट टाइम में लागू है, जो कि पिछली बार का 1998 वाला वन नीति था उसकी जगह ये लिया था। कौन था? उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष राज्य वन और वृक्षावरण क्षेत्र को 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर बताइए हमारा कौन सा इसमें से हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन इसमें से ऑप्शन बी, याद रखिएगा 2030 तक। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का लक्ष्य रखा गया है कि भाई हमारा जो वन है, वन और वृक्षावरण जो परसेंट है कितना करना है? 15% तक कर देना है। पर ये भी होता है नहीं होता है ये तो हमें नहीं पता, पर लेकिन हमें इतना याद रखना है कि कब तक इनका टारगेट रखा गया है? 2030 तक। 2030 तक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम जो वन और वृक्षावरण 15% तक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है सिक्स क्वेश्चन। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल वन एवं वृक्षावरण प्रतिशत कितना है? तो बताना है। तो हमारा लक्ष्य जो टारगेट है 2030 तक 15% का है, लेकिन फिलहाल में हमारा करंट टाइम में प्रेजेंट टाइम में कितना है? तो सिक्स का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 9.96%, याद रखिएगा, जो 10 के करीब में लगभग है। तो 9.96% है, कितना है यूपी में इस समय कुल वन एवं वृक्षावरण प्रतिशत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना सेवेंथ क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप इसे मिस नहीं कर सकते हैं, स्टार मार्क क्वेश्चन। तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सेवेंथ का? तो सेवेंथ का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन ए 25 नवंबर 1974, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश देखिए वन निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974, याद रखेंगे 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना एट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में देखिए वन महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ था? तो हमारा एट का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा हमारा एट्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1952 में देखिए हुआ था। तो जुलाई 1952, याद रखेंगे। तो जुलाई 1952 याद रखेंगे, जुलाई 1952 वन महोत्सव का प्रारंभ हुआ था, वन महोत्सव। तो यूपी में वन महोत्सव का प्रारंभ हुआ था जुलाई 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है प्रतिवर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो उसी महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई में। तो याद रखेंगे अपने जो पहला वीक रहता है उसी में मनाया जाता है। तो 1 से 7 जुलाई, याद रखेंगे। तो हमारा 1 से 7 जुलाई तक क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है 10वां क्वेश्चन। वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी का ही जीवन है, यह नारा किस आंदोलन का है? तो बताइए, ये जो नारा है, हमारा स्लोगन है, किस आंदोलन से संबंधित था? तो राइट आंसर हमारा 10th का कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, वन महोत्सव आंदोलन। याद रखेंगे, जो वन महोत्सव आंदोलन का ये स्लोगन था, नारा था, कौन था? वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी का ही जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 11th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारा 11th का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो हमारे 11th का राइट आंसर हो जाने वाला इसमें से, देखिए, उष्णकटिबंधी तो होता है और शुष्क, हाँ शुष्क भी होता है, और पर्णपाती। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है 12वां क्वेश्चन। साल, बेर, गुलर हो गया, पलास, महुआ, जामुन और बांस किस प्रकार के वन के उदाहरण है और जो तराई और भाबर वाले क्षेत्र में मिलते हैं? बताना है। तराई क्या होता है, भाबर आप जानते हैं बिल्कुल क्या होता है। भाबर क्या होता है? यहाँ पर पानी की क्षमता जो होती है, मिट्टी कम रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, जिससे क्या होती है, जो जल वहन की क्षमता बहुत कम होती है। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े अगर पत्थर होंगे तो क्या होगा, पानी नीचे से चली जाएगी, फ्लो करेगी। वहीं तराई में क्या रहते हैं, वहीं पत्थर जो हो गए, कण हो गए, छोटी मात्रा में होते हैं, उनकी साइज छोटी हो जाती है, जिससे क्या होती है, ये जल वहन कर सकती है, इसलिए यहाँ पर खेती की जा सकती है। लेकिन भाबर वाले इलाके में खेती नहीं की जा सकती है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ दूसरा था, ज़्यादा नहीं, आगे जाते हैं। तो 12वां का हमारा राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? ये किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो हमारा 12th का राइट आंसर हो जाने वाला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। याद रखिएगा, इस प्रकार के ये वन है, कौन से? जो साल अपना हो गया, बेर, गुलर, पलास, महुआ, जामुन, बांस, ये सब क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 13वां क्वेश्चन है, नीम, शीशम, बेल, अंजीर, पीपल और अमलतास किस प्रकार के वन के उदाहरण है जो मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चंस के आंसर भले ही आपको ना पता हो, फिर भी आप आंसर दीजिए। गलत ही आएगा पर कोई बात नहीं, आप आंसर जरूर कीजिए। तो 13 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें ऑप्शन, शुष्क ये रहते हैं, तो इसमें से उष्ण कटिबंधी तो होगा ही, और शुष्क पर्णपाती वन हो जाएंगे हमारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो मैदानी क्षेत्र में आप देखते होंगे, नीम कहाँ पर पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में आप अक्सर देखे होंगे। शीशम, बेल, ये सब हो गया, पीपल भी हो गया। तो ये किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 14। अकेसिया, कत्था, धामन, यूफियार्कस और फुलाई कटीली झाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बताना है हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अकेसिया हो गया, कत्था हो गया, धामन हो गया, यूफिरियास हो गया और फुलाई हो गया। तो ये सब किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं, ये सब बात करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 14 का, ये सब दक्षिण उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, जो पहाड़ी वाला इलाका रहता है ना, वहाँ पर पाया जाता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 15 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के देखिए तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले रोवोल्फिया और सरपाइटाइना और पोडोफाइलम क्या है? तो बताना है ये सब हैं क्या आखिर, जो यूपी के कहाँ पाए जाते हैं, तराई वाले क्षेत्र में, रीजन में पाए जाते हैं, रोवोल्फिया और सरपाइटाइना और पोडोफाइलम। याद रखिएगा ये दोनों को। तो या राइट हमारा आंसर 15 का हो जाने वाला है। ये औषधि पौधे हैं, इतना याद रखिएगा। तो ये सब क्या है, एक औषधि पौधे हैं, मेडिसिनियल प्लांट्स हैं। कौन है? रोवोल्फिया, सरपाटाइना और पोडोफाइलम। थोड़े नाम थोड़े अजीब गरीब हैं, पर क्या करना है आपको, तो बस याद करना है, हल्का सा बस नजर आए बस कि सरपाटाइना, सरपेटाइना और पोडोफाइलम क्या है, सब एक प्रकार की औषधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है 16 क्या कर रहा है? जो ढाक है, सागौन है, महुआ है, सलाई, चिरौंजी, तेंदू। हमने सलाई के बारे में बताया था, सलाई बताया था, चिरौंजी, सागौन, ढाक एक बार हमने ये जिक्र किया था। तो 16 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? बुंदेलखंड और बघेलखंड। याद रखेंगे, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले इलाके में ये पाए जाते हैं। कौन से? ये ढाक हो गया, सागौन हो गया, महुआ, सलाई, चिरौंजी, तेंदू, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं? बुंदेलखंड और अपने बघेलखंड वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना कानपुर में किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर बताइए हमारा कौन सा हो जाने वाला सही? तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 1970। याद रखेंगे,
तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1970। तो उत्तर प्रदेश में देखिए राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला, राज्य में जो भी वन के रिलेटेड, फॉरेस्ट के रिलेटेड जो हम कर सकते थे खोजबीन, शुरुआत में प्रयोगशाला बनाई गई थी, लेबोरेटरी कहाँ बनाई गई थी, कानपुर में, याद रखिएगा बनाई गई थी शुरुआत में। वन पर जो फॉरेस्ट पर हमें शोध करना था तो उसके लिए प्रयोगशाला बनी थी कहाँ पर, कानपुर में शुरुआत में। कब बनी थी, 1970 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला का नाम बदलकर राज्य वन अनुसंधान संस्थान किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर बताइए। जो राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला था कानपुर में, ये था स्टेबलाइजमेंट और 1970 में बना था। तो इसका जो नाम बदलकर राज्य वन अनुसंधान इंस्टीट्यूट कर दिया गया था, प्रयोगशाला से जगह अब क्या करने लगे हम, संस्थान करने लगे। तो कब किया गया था तो बताना था। तो हमारा 18th का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से 18th का राइट आंसर है अपना 1993, याद रखेंगे। तो 1993 में इसका नाम चेंज कर गया था, लेबोरेटरी की जगह क्या करने लगे हम, संस्थान, इंस्टीट्यूट करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 19, यूपी सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो हमारा राइट आंसर 19 का कौन सा हो जाने वाला है, तो याद रखिएगा 19 का हमारा आंसर 7980, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा इसमें से। जो यूपी सामाजिक, देखिए सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना कब आई थी, याद रखेंगे इसका शुरुआत 7980 में हुआ था। किसकी, यूपी सामाजिक वानिकी योजना, यूपी सामाजिक वानिकी योजना 1979-80 में शुरुआत हुई थी। देखिए क्वेश्चंस थोड़े अलग लग सकते हैं, न्यू लग सकते हैं या फिर थोड़े हार्ड लग सकते हैं, पर क्या करें, आपको एग्जाम में क्लियर करना है तो सभी क्वेश्चंस को हमें करना पड़ेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 20 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में किस वर्ष स्थापित किया गया। तो राइट आंसर हमारा बताइए 20 का कौन सा हो जाएगा, तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है अपना 1988, याद रखेंगे। तो ये लेबोरेटरी वाला याद रखिएगा, नहीं है वो, नहीं है ये, याद रखिएगा। तो 1988, 20वां का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1988 में। तो वन प्रशिक्षण संस्थान, याद रखेंगे फॉरेस्ट के रिलेटेड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कानपुर में ही है, लेकिन कब ये बना था, 1988 में, याद रखेंगे। तो वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में है, और ये कब बना था, 1988 में। अगर वन के रिलेटेड जो वन अनुसंधान जो हम कह सकते हैं लेबोरेटरी कहाँ पर बनी थी, कानपुर में ही बनी थी, लेकिन वो कब बनी थी, 1970 में बनी थी। उसका नाम चेंज कर इंस्टीट्यूट कब किया गया था, संस्थान में, तो आपको हमने पहले ही बताया था 1900 कब बनाया था, 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने अगले 21 रहने वाला है, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए राज्य में ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे आप इसको। तो ऑपरेशन ग्रीन याद रखिएगा योजना कब शुरू हुई थी, तो हमारा 21 का राइट आंसर हो जाने वाला है 2001, याद रखेंगे। तो जुलाई 2001 में शुरुआत हो गई थी, नंबर 1 योजना थी, याद रखेंगे। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना कब हुई थी, वन को बढ़ाने के लिए ये शुरू की गई थी, याद रखेंगे। तो वन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू गई थी, 2001 में, शुरुआत में ही सबसे पहले की गई थी। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 22वां, राज्य में क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी अभियान शुरुआत कब हुई थी। तो हमारा 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, तो 22 का आंसर 2015, याद रखेंगे इसमें से। तो राज्य में देखिए क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, ये कब शुरू हुआ था, 2015 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 23वां का। 23वां क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रथम ग्राम वन बेलहत्ती किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर बताइए कौन सा हमारा हो जाएगा 23वां का। तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी, याद रखिएगा सोनभद्र। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रथम ग्राम वन कौन था, बेलहत्ती, याद रखेंगे बेलहत्ती। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम ग्राम वन कौन था, बेलहत्ती, और यह किस जिले में स्थित है, याद रखेंगे सोनभद्र में स्थित है। 23वां का राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है, हमारा सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो इतना ही बस याद रखना है, वृक्ष बंधु पुरस्कार, तो योजना ये कब शुरू हुई थी, तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाने वाला है 2007-8, याद रखेंगे। तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 7 और 8 में शुरू हुई थी, 2007-8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति किस वर्ष घोषित किया गया था। तो हमारा 25 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर हो जाने वाला है 1935, याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे वनों को राजकीय संपत्ति किस वर्ष घोषित किया गया था, कि अब हमारे ये राज्य की संपदा है, राज्य की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। तो कब किया गया था, 1935, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 26वां,
भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो CSIR के अंतर्गत आता है कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, बताइए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे हमारे राजधानी में स्थित है, लखनऊ। तो याद रखेंगे जो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर आता है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 27वां। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कब किया गया? है कहाँ पर? लखनऊ में। और इसका नाम बदलकर जो राष्ट्रीय कर दिया गया, भारत की जगह राष्ट्रीय कर दिया गया। तो कब किया गया था राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान? तो याद रखिएगा हमारा 27 का राइट आंसर 1978 याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25 अक्टूबर याद करिए, पर ईयर मत भूलिएगा 1978 में। तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान 1978 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 28वां। तारपीन का तेल और बिरोजा प्राप्त करने के लिए किस वृक्ष के राल का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए राइट आंसर हमारा कौन सा 28वां का हो जाएगा? तारपीन तेल और बिजोरा प्राप्त करने के लिए। तो याद रखिएगा तारपीन का तेल और बिरोजा प्राप्त करने के लिए हम किस वृक्ष का उपयोग करते हैं? तो 28 का हमारा राइट इसमें से चीड़ याद रखिएगा। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, कत्था की प्राप्ति के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा 29 का कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर खैर। याद रखिएगा जो खैर का वृक्ष होता है ना, उसी से जो कत्था कत्था बनाया जाता है। तो कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? खैर वृक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, रेलवे लाइन के स्लीपरों का निर्माण मुख्य रूप से किन वृक्षों के प्रयोग से होता है? तो जो आप देखे होंगे रेलवे ट्रैक पर बिछे होते हैं नीचे पर, कौन से पेड़ के ये बने होते हैं? लकड़ी के। तो याद रखिएगा हमारा 30 का राइट आंसर हो जाने वाला है हमारा इसमें नीम नहीं होता है, बांस, ढाक, प्लेस, साल, साल, देवदार, सागौन, देवदार। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ही हो जाने वाला है, जो साल होते हैं, चीड़ होते हैं, सागौन, देवदार, इन सब पेड़ों का उपयोग किया जाता है, लकड़ियों का। कहाँ पर किया जाता है? रेलवे ट्रैक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 31। कागज उद्योग याद रखिएगा में कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से क्या प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है यहाँ पर 31 का? तो 31 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है, देखिए कागज उद्योग में हम किस कच्चे माल का उपयोग करते हैं? तो 31 का राइट आंसर हमारा बेंत और बांस। तो बांस का तो उपयोग करते हैं, आप यहीं से एलिमिनेट इसको कर सकते थे, किसी में भी बांस नहीं है। तो हो जाएगा कौन सा हमारा? बांस। राइट आंसर हो जाएगा बेंत और बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, बेंत फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माचिस। ये हमने पहले एक बार बताया था, इसमें से थोड़ा ट्रिक। माचिस को क्या करते हैं, लोकल लैंग्वेज में आप देखे होंगे तो गांव घर में कहते हैं कि बार देंगे, माचिस से बार दो, जलाने को कहते हैं ना बार देंगे। तो 20 से बार देंगे मतलब बरेली, याद रखेंगे। माचिस के लिए जब भी कोई अगर प्रसिद्ध क्षेत्र बात की जाए तो याद रखिएगा बरेली आता है। तो याद रखिएगा कौन सा हमारा राइट इसमें से हो जाएगा। इसमें से यहाँ भी एलिमिनेट कर सकते थे, हमारा ऑप्शन बी निकल जाता। तो याद रखिएगा जो बेंत हो गया, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड, इसके लिए कौन सा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? अपना बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 33। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा? तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है हमारा अपना 33 का सहारनपुर, याद रखिएगा। जो सहारनपुर है कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है, याद रखेंगे। तो कागज उद्योग का प्रमुख जो जिला है कौन सा है केंद्र का? तो याद रखिएगा सहारनपुर, कागज उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध है? तो बताइए हमारा राइट आंसर 34 का कौन सा हो जाने वाला है? बिल्कुल भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। तो 34 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें सोनभद्र, हाँ, वाराणसी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाने वाला है सोनभद्र और वाराणसी। याद रखिएगा जो लकड़ी के खिलौने देखिए बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? अपना सोनभद्र और बनारस, वाराणसी। तो याद रखिएगा सोनभद्र और बनारस में क्या किया जाता है? लकड़ी के खिलौने बनाने का काम होता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा नेक्स्ट 35। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने के लिए कौन सा जिला विश्वविख्यात है? ये तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 35 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है अपना ऑप्शन बी, मेरठ, याद रखेंगे। तो खेल के सामान याद रखिएगा बनाने के लिए कौन सा जिला विश्वविख्यात है? मेरठ। अगर इसके बाद भी अगर मेरठ ना होता तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता? आगरा। पर लेकिन जब हमारा मेरठ है तो हमारा नंबर 1 ऑप्शन कौन सा राइट होगा? मेरठ ही राइट हो जाएगा, याद रखेंगे इसमें से। तो क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है मेरठ अपना, तो मेरठ याद रखिएगा, इसमें से हमारा राइट हो जाएगा। खेल के समान और विश्व प्रसिद्ध है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 36। बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौने का उद्योग के लिए कौन से जिले जाने जाते हैं? तो बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है 36 का? तो 36 का हमारा राइट इसमें से हो जाएगा। देखिए, बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने उद्योग के लिए कौन से जिले आते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें से मिर्ज़ापुर हो गया, झांसी, बरेली, सहारनपुर याद रखेंगे। तो बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौने के लिए ये सब प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है 37 का। देश में सर्वाधिक लवणी भूमि किस राज्य में पाई जाती है? तो बताइए सबसे ज़्यादा सेलाइन लैंड किस राज्य में पाई जाती है अपने जो देश के? तो राइट आंसर हमारा 37 का हो जाने वाला है उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, सर्वाधिक देश में लवणी भूमि कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, उत्तर प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? याद रखिएगा, कौन सी लंबी है ये नहीं पूछा गया है, किस जिले में याद रखिए नहरों की सर्वाधिक लंबाई है। तो राइट आंसर हमारा 38 का हो जाने वाला है इसमें से। देखिए, रायबरेली याद रखेंगे। रायबरेली में क्या है? नहरों की सर्वाधिक लंबाई स्थित है इसी जिले में। और रायबरेली याद रखेंगे, ये SCR का पार्ट है, स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है। स्टेट कैपिटल रीजन के अंदर कौन आता है? रायबरेली अपना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 39। उत्तर प्रदेश में प्रथम सिंचाई कार्यालय 1823 में कहाँ खोला गया था? तो 39 का हमारा राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाने वाला है? तो हमारा 39 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना सहारनपुर। कागज उद्योग के लिए पहले ही फेमस था, और क्या वह था? प्रथम सिंचाई कार्यालय। तो सिंचाई के लिए जो प्रथम कार्यालय खोला गया था 1823 में, कहाँ खोला गया था अपना? याद रखेंगे, सहारनपुर में खोला गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों का उनके योगदान प्रतिशत के आधार पर सही क्रम क्या है? तो बताना है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सिंचाई किस किस से होती है और किससे कम होती है। तो 40 का देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन तो डी नहीं आया है, अभी ऑप्शन डी आ गया। तो राइट आंसर हमारा बताइए कौन सा हो जाएगा? नलकूप देखिए 74.9, हाँ बिल्कुल होता है। उसके बाद नहर आता है, तो याद रखेंगे नहर नहीं आता है, इसमें से एक ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन यही इसमें से राइट हो जाएगा। 40 का कौन सा राइट आंसर हो जाने वाला है? ए, क्योंकि एलिमिनेट यहीं से होगा। देखिए, नलकूप से होता है और 70% से ऊपर होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक पड़ा हुआ था, ऑप्शन डी, लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था 50%, तो कि यहीं गलत हो गया। तो याद रखेंगे, नलकूप से कितना होता है? 74.9%, याद रखेंगे 70 से ऊपर। और नहर से 15%, 15.2%। और कुएं और तालाब से कितने होते हैं? 9.8, 9.8% होते हैं। बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे ये तीनों चीज़ों को, याद रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो नलकूप से कितनी सिंचाई होती है? याद रखिएगा 74.9%। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 41। संपूर्ण भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल वाला शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है, परंतु प्रतिशत के आधार पर नहरों के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो देखिए, क्षेत्रफल वाइज तो हम इतने बड़े हैं कि हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा अगर क्षेत्रफल वाइज पूछता तो। लेकिन पूछा गया है परसेंटेज वाइज। तो बताइए परसेंटेज वाइज प्रतिशत के आधार पर नहरों की सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो 41 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें पंजाब, याद रखेंगे। ये परसेंट वाइज ये ज़्यादा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल वाइज हम बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा? अपना यूपी आ जाएगा सिंचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 42। नलकूपों के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर नलकूपों के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो 42 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है अपना उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, नहरों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्रफल में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देखिए, नहरों से जहाँ पर क्षेत्रफल के अगर हिसाब से बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछ देता तब जाके हमारा पंजाब, याद रखेंगे, पहला होता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्रफल वाइज, याद रखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछता है तो हमारा यूपी सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है। अगर यहीं प्रतिशत के हिसाब से पूछता तो अपना पंजाब होता, याद रखेंगे। पी से प्रतिशत, प्रतिशत के हिसाब से पंजाब हो जाता, और क्षेत्रफल के हिसाब से तो अपना यूपी है ही। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 44। भारत में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो 44 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 44 का राइट आंसर अपना उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। तो भारत में देखिए सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 45। उत्तर प्रदेश में बोए गए सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर फसलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा बोया जाता है, फिर कम बोया जाता है, फिर कम बोया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ
फसलों की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर देखिए गेहूँ। गेहूँ सबसे ज़्यादा बोया जाता है और फिर चावल आ जाता है, बिल्कुल सही है, और गन्ना याद रखेंगे। और यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि गन्ना बीच में आ गया है। तो याद रखेंगे गेहूँ, चावल, गन्ना याद रखेंगे, यूपी में सर्वाधिक बोए जाते हैं, याद रखेंगे, अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक मैक्सिमम उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर 46 का कौन सा हो जाने वाला है? तो 46 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है प्रतापगढ़, याद रखेंगे। यहाँ पर सर्वाधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए किस साधन का? याद रखेंगे भूमिगत जल का। तो भूमिगत जो जल का उपयोग सर्वाधिक कौन सा जिला अपना करता है? तो याद रखेंगे प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ऐसी जगह होगा जहां पर पानी की अधिकता कम होगी और पठारी इलाके होंगे। तो हमारा राइट आंसर 47 का कौन सा हो जाने वाला है? तो हमारे 47 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना बुंदेलखंड, याद रखेंगे। तो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर किस प्रकार की सिंचाई की जाती है? ड्रिपिंग सिंचाई और स्प्रिंकलर से सिंचाई की जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस भौगोलिक क्षेत्र में होती है? तो बताइए किस एरिया में हम नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं? तो हमारा 48 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना, देखिए गंगा घाटी के जो मध्यवर्ती वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ट्यूबवेल हो गया, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है इस वाले क्षेत्र में। बुंदेलखंड वाले इलाकों में तो वैसे भी हम वहाँ नहीं करते हैं नलकूपों से, क्योंकि वहाँ पर पठारी इलाकों में करना आसान नहीं है, और तराई क्षेत्र में इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और पश्चिम क्षेत्र में तो वहाँ पर कूपों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? नहरों का प्रयोग किया जाता है, सॉरी, पश्चिम में। तो ये हमारा इसमें से राइट हो जाएगा, नलकूपों का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? जो गंगा घाटी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में किया जाता है। हमारा 48 का राइट आंसर ए हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 49 का, उत्तर प्रदेश में देखिए नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो बताना है हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो नहरों से सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? हमने पहले ही बताया अभी। तो 49 का याद रखिएगा, जो पश्चिम वाले क्षेत्र हैं। तो पश्चिम में किससे सर्वाधिक जो सिंचाई होती है? अपने नहरों से होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 50 क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितने प्रतिशत है? तो बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा 50 का राइट आंसर होने वाला है अपना 166%। याद रखेंगे 19-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश की फसल गहनता, याद रखेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? 166। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 51, उत्तर प्रदेश का शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे हमारा इसमें से राइट 60, 68, 68, 68, हाँ यही हो जाएगा राइट हमारा। तो याद रखेंगे जो 68 से 70% के बीच होता है, तो बिल्कुल यही अप्रॉक्सीमेट सही हो जाएगा। तो 68 राइट हो जाएगा हमारा इसमें से, ऑप्शन बी। तो यूपी में याद रखेंगे जो शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? 68%, 68.88 कुछ भी कहिए। तो 68 और 70 के बीच में जो भी मिले राइट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 52, पूर्वी यमुना नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 197 किलोमीटर लंबी है, थोड़ा देखना है तो देख लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन याद रखेंगे इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी यमुना नहर को। तो हमारा 52 का राइट आंसर हो जाने वाला है दोआब नहर, इसको कहते हैं। तो पूर्वी यमुना नहर को किस अन्य से नाम जाना जाता है? दोआब नहर इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है। तो हमारा 53 का राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन इसमें से पूर्वी यमुना नहर, याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पूर्वी यमुना नहर की खुदाई 1631 में शाहजहां के काल में हुई थी, इसका निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है अपना। तो जो इसका निर्माण देखिए, इसका श्रेय किसको जाता है? जो कि शाहजहां के काल में इसकी खुदाई शुरू हुई थी 1631 में, किसकी? पूर्वी यमुना नहर की। तो इसको जो निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? तो हमारा 54 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना अली मर्दान। तो अली मर्दान को इसका श्रेय जाता है पूर्वी यमुना नहर की खुदाई के लिए। और किसके शासन काल में ये खोदा गया था पूर्वी यमुना नहर? शाहजहां के काल में 1631। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऊपरी गंगा नहर मुख्यतः जो लंबाई है 298 किलोमीटर, याद करिए कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन इसका निर्माण 1842 में हुआ था, किसने शुरू किया था ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऊपरी गंगा नहर याद रखिएगा, इसका निर्माण 1842 में शुरू करा गया था, किसके द्वारा? तो हमारा 55 का राइट आंसर हो जाने वाला है कर्नल पीटी कॉटले। तो काटले याद रखिएगा, बस इतना ही, इतना लंबा नाम है बस, काटले। तो काटले ने क्या बनाया था? शुरू किया था ऊपरी गंगा नहर का निर्माण। तो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 में शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था? काटले ने।
अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, ऊपरी गंगा नहर के जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हमारा 56 का कौन सा हो जाएगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा, अभी बताया गया था, काटले। तो ऊपरी गंगा नहर की शुरुआत किसने की थी इसको बनाने का निर्माण? तो काटले ने किया था और इसको जनक किसे कहा जाएगा? काटले को। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 57, ऊपरी गंगा नहर में पहली बार पानी की आपूर्ति किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हमारा 57 का कौन सा हो जाएगा? तो 57 का राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है 1854, याद रखेंगे। तो जो ऊपरी गंगा नहर है उसमें पहली बार पानी की आपूर्ति 1854 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 58 क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, ऊपरी गंगा नहर, याद रखिएगा, जो गंगा के दाहिने तट से कहाँ से निकाली गई है? तो कहाँ से ये निकलती है ऊपरी गंगा नहर? तो याद रखिएगा हमारा 58 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो हरिद्वार। याद रखेंगे जो ऊपरी गंगा नहर है गंगा के दाहिने तट से हरिद्वार से निकलती है, भीमगौड़ा से निकाली गई है, याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिद्वार से और गंगा के दाहिने तट से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, आगरा नहर और निचली गंगा नहर का निर्माण क्या है? बताइए कब किस वर्ष हुआ था इनका निर्माण? तो आगरा नहर हो गया और निचली गंगा नहर, इनका निर्माण कब हुआ था? तो हमारा 59 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना 1878, याद रखेंगे। तो आगरा नहर हो गया, इसका निर्माण 1878 में हुआ था, निचली गंगा नहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, निर्माण किस अवधि में हुआ था? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाने वाला है? तो बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा इसमें हो जाने वाला है? तो 60 का, याद रखिएगा, हमारा 60 का राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन इसमें से सी, 1918 और 28, याद रखेंगे। तो शारदा नहर, याद रखेंगे, यूपी की सबसे लंबी नहर प्रणाली है और यह कब इसका निर्माण हुआ था? याद रखेंगे 1918 से 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना जो बेतवा नदी पर ललितपुर में है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसमें एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो राजघाट जो बांध है, राजघाट बांध है, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है। और दो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है पूछा गया था। तो अगर एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, राजघाट बांध कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ललितपुर में है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखिएगा हमारा 61 का राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें से यूपी और एमपी, याद रखेंगे। तो ये दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना है राजघाट बांध, यूपी और मध्य प्रदेश की। 61 ओके, डन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर देखिए बांध है और नहर परियोजना जो सोन नदी पर शहडोल एमपी में है, इनमें से कौन से राज्य शामिल हैं? तो बताइए राइट आंसर हमारा 62 का कौन सा हो जाने वाला है? देखिए जो बाण सागर बांध है, जो नहर परियोजना सोन नदी पर देखिए बना है, तो बाण सागर बांध है पर नहर परियोजना सोन नदी पर है, शहडोल एमपी में स्थित है। इनमें कौन कौन से राज्य शामिल है? तो 62 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। इसमें यूपी भी देखिए शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, बिहार और झारखंड, ये चारों स्टेट इसमें शामिल हैं। तो हमारा राइट आंसर 62 का कौन सा हो जाने वाला है? 62 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है 63, गंडक नहर परियोजना, याद रखिएगा, गंडक नहर परियोजना बूढ़ी गंडक नदी में उत्तर प्रदेश और बिहार कौन सा देश शामिल है? तो बताइए और कौन इसमें शामिल है देश गंडक नहर परियोजना में? तो इसमें से राइट आंसर आप बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो हमारे 63 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नेपाल, याद रखेंगे। तो नेपाल याद रखेंगे, जो गंडक नहर परियोजना, याद रखेंगे, जो नेपाल इसमें परियोजना में शामिल है, कौन है? नेपाल, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार तो शामिल हैं ही गंडक नहर परियोजना में, और नेपाल भी एक इंटरनेशनल कंट्री शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 64वां क्वेश्चन, हथनीकुंड बैराज जो यमुना नदी पर सहारनपुर में स्थित है कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो हथनीकुंड बैराज है यमुना नदी पर स्थित है सहारनपुर में, और बताइए कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? तो 64 हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए यूपी भी शामिल है, हाँ, हरियाणा भी, और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ये पांचों शामिल है, याद रखेंगे। तो हमारा 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पांचों जिले, पांचों राज्य शामिल हैं, यूपी हो गया अपना, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, याद रखेंगे, हथनीकुंड बैराज जो परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 तो हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पूर्वी यमुना नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताइए राइट आंसर हमारा 65 का कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर 65 का सहारनपुर। जो पूर्वी यमुना नहर, याद रखेंगे पूर्वी यमुना नहर का उद्गम स्थल सहारनपुर के फैजाबाद में स्थित है। तो पूर्वी यमुना नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? सहारनपुर के फैजाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मध्य गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो राइट आंसर 66 का बताइए कौन सा हो जाने वाला है अपना? बिजनौर गंगा नदी, याद रखेंगे। तो जो मध्य गंगा नहर, याद रखेंगे मध्य गंगा नहर कहाँ से निकलती है? बिजनौर गंगा से नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है 67, निचली गंगा नहर गंगा नदी से कहाँ से निकाली गई है? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? तो 67 का हमारा राइट आंसर इसमें से हो जाने वाला है बुलंदशहर, याद रखेंगे। तो जो निचली देखिए गंगा नहर है, गंगा नदी से कहाँ से निकाली गई है? नरौरा बुलंदशहर से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, आगरा नहर यमुना नदी में कहाँ से निकाली गई है? तो बताइए हमारा 68 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 68 का हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाने वाला है अपना दिल्ली, याद रखेंगे। जो आगरा नहर है, आगरा नहर यमुना नदी से निकली है। कहाँ से निकलती है? ओखला, दिल्ली से, याद रखिएगा। आगरा नहर ऐसा नहीं है कि आगरा से निकली है, ये कहाँ से निकली है? ओखला, दिल्ली से निकली है। राइट आंसर हो जाने वाला है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है 69 का, आगरा नहर से उत्तर प्रदेश के अलावा कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो बताइए कौन कौन से राज्यों को और फायदा होता है किससे? आगरा नहर से। तो ओखला दिल्ली से निकलती है आगरा नहर, और यह लाभ पहुंचाती है। 69 का राइट आंसर दिल्ली हो गया अपना, हरियाणा, राजस्थान। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट होने वाला है। तो आगरा नहर जो है उत्तर प्रदेश के अलावा जो दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान को लाभ पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 70, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर कहाँ से निकाली गई है? तो कहाँ से निकलती है बताइए शारदा नहर? तो 70 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना बनवासा, नेपाल के समीप, याद रखिएगा। तो जो बनवासा है नेपाल की सीमा के समीप, वहाँ से निकलती है शारदा नहर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, सरयू नहर बहराइच जिले में कहाँ से निकलती है? तो याद रखेंगे हमारा जो 71 का राइट आंसर हो जाने वाला है कतरनिया घाट के समीप शारदा नदी से निकलती है। तो याद रखेंगे जो सरयू नदी है, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं, जो नहर है, सॉरी, सरयू नहर जो है बहराइच जिले में कहाँ से निकाली गई है? तो राइट आंसर यही हो जाएगा, कतरनिया घाट के समीप से निकाली गई है। और किस नदी से? शारदा नदी से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 72, जो देखिए बेतवा नहर कहाँ से निकाली गई है? तो बताइए जो बेतवा नहर है कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर हमारा 72 का कौन सा हो जाएगा? तो 72 का याद रखिएगा, झांसी के समीप जो परीक्षा है वहाँ से निकलती है क्या? बेतवा नहर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 73 का, केन नहर जो पन्ना मध्य प्रदेश से निकाली गई है, उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले को लाभान्वित करती है? तो केन नहर से किसको फायदा पहुंचता है एकमात्र यूपी का जिला? तो 73 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है अपना बांदा, याद रखेंगे। तो केन नहर से किसको लाभ पहुंचता है? बांदा को, पन्ना से निकलती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर बेतवा नदी से कहाँ से निकाली गई है? तो राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा 74 का? तो 74 का याद रखिएगा माता टीला, माता टीला झांसी। तो याद रखिएगा जो रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर है वो माता टीला झांसी से निकलती है बेतवा नदी पर, याद रखिएगा, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रिहंद बांध देखिए, रिहंद घाटी योजना जो है रिहंद नदी से कहाँ से निकाली गई है? तो बताइए जो रिहंद घाटी योजना है वो रिहंद नदी से निकलती है, कहाँ से ये निकलती है? तो 75 का हमारा राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा बताइए? तो बिल्कुल सही आपने बताया, पिपरी जो है सोनभद्र, पिपरी सोनभद्र से निकलती है रिहंद घाटी योजना। किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 76, झांसी, हमीरपुर और जलौन को लाभान्वित करने वाली ललितपुर बांध नहर किस नदी पर है? तो बताइए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 76 का? तो 76 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें से शहजाद, याद रखेंगे, शहजाद नदी। तो याद रखेंगे जो झांसी, हमीरपुर और जलौन को देखिए लाभान्वित करती है, और ललितपुर बांध नहर किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे जो ललितपुर बांध नहर है शहजाद नदी पर स्थित है, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ललितपुर बांध नहर शहजाद नदी पर स्थित है 76।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अर्जुन बांध, याद रखेंगे अर्जुन बांध नहर जो केवल हमीरपुर जिले को लाभान्वित करती है, बिल्कुल सही है। और चरखारी के पास किस नदी से निकाली गई है? तो बताइए अर्जुन बांध नहर किस नदी से निकलती है? तो 77 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अर्जुन नदी से, नाम ही है बिल्कुल वही। तो अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी से निकलती है और किसको ये लाभ पहुँचाती है? हमीरपुर जिले को। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 78, मोदहा बांध नहर हमीरपुर के पास किस नदी से निकाली गई है? तो बताइए किस नदी से निकलती है मोदहा बांध नहर? तो 78 का हमारा राइट आंसर होने जाने वाला है बिरमा नदी, याद रखेंगे। तो बिरमा नदी से निकलती है क्या? मोदहा मोदहा बांध नहर, और हमीरपुर के पास, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 79 का। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए वाराणसी और मिर्ज़ापुर को लाभान्वित करने वाली अहरौरा बांध नहर किस नदी से निकाली गई है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 79 का? तो 79 का गडई, याद रखेंगे। गडई नदी से निकलती है क्या अहरौरा बांध, और वाराणसी और मिर्ज़ापुर को लाभान्वित करती है। तो अहरौरा जो बांध है वो वाराणसी और मिर्ज़ापुर में स्थित है, और गडई नदी से, याद रखेंगे, निकलती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना नगवा बांध जो नहर है, क्या पूछा गया है? नगवा बांध नहर मिर्ज़ापुर सोनभद्र और नौगढ़ बांध गाजीपुर चंदौली आदि दोनों किस नदी से निकाली गई है? तो बताइए 80 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाने वाला है? तो 80 का याद रखिएगा कर्मनासा नदी। जो नगवा बांध नहर है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में और नौगढ़ बांध गाजीपुर चंदौली में, याद रखेंगे दोनों कर्मनासा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 81 का, पूर्वी गंगा नहर जो बिजनौर और मुरादाबाद को लाभान्वित करती है कहाँ से निकाली गई है? तो 81 बताइए राइट आंसर अपना कौन सा हो जाने वाला है? तो याद रखेंगे हरिद्वार के समीप, हमने पहले भी बताया था। जो पूर्वी यमुना नहर है बिजनौर और मुरादाबाद को लाभान्वित करती है, और ये हरिद्वार के समीप गंगा से निकलती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? याद रखेंगे 9 जलवायु क्षेत्र है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है राज्य में देखिए जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो 83 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो गाजियाबाद, याद रखेंगे। वैसे भी प्रदूषण के मामले में बहुत ज़्यादा गाजियाबाद है, लेकिन क्या है, जैविक खेती अनुसंधान संस्थान है। सोचिए, तो जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अपने गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 84 का। 84 क्वेश्चन रहने वाला है भारत की देखिए कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो बताइए जो भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश कितना अपने पास रखता है? तो 84 का राइट आंसर 10%, याद रखेंगे थोड़ा ऊपर। तो 10.34% कितना है यूपी में भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, अकेले यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना क्वेश्चन 85, उत्तर प्रदेश के देखिए 9 जो कृषि जलवायु क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो बताइए कि हमने अभी 9 जो कृषि जलवायु क्षेत्र बताया था उसमें से बताइए किसमें सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो हमारा 85 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना भाबर और तराई मैदान क्षेत्र होते हैं, जोन 1 वाला। तो याद रखेंगे जो भाबर और तराई मैदान क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है 86, किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम औसत वर्षा होती है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है, किस वाले क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो 86 का इसमें से राइट आंसर अपना हो जाएगा वाला, हाँ दक्षिण में तो होती है, पश्चिम में भी, पश्चिम नहीं दक्षिण तो हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाने वाला है इसमें से ऑप्शन बी, याद रखेंगे। तो दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होता है। ये जोन 2 जोन 4 ये कुछ नहीं है, याद रखिएगा, ये ऐसे ही है, इसको कट कीजिएगा। अपना राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र में क्या होती है सबसे कम, जो अपना मथुरा हो गया और अलीगढ़ हो गया, अपना आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ये सब क्या है, सबसे कम वर्षा वहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 87, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और मैनपुरी किस जिले, जो जिले हैं किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो बताइए, इन्हीं को बताना है। और अभी हमने बताया जो ऐसे अपना यूपी, मान लीजिए यूपी का मैप था, तो ये वाला जो इलाका कौन सा था, अपना दक्षिण पश्चिम वाला इलाका था, और यहीं पर जो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद ये सब पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 20 में से हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना
अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर, हरदोई और किस जिले ये जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ये सब जो जिले हैं अपना लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर, हरदोई, ये किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ये तो बीच में पड़ते हैं, तो मैदानी क्षेत्र हो जाएगा अपना, मध्य मैदानी क्षेत्र। ये जोन 5, 6 याद रखिएगा, ये कुछ नहीं है, इनको याद नहीं करना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, मध्य मैदानी क्षेत्र हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 88 का। जो लखनऊ, कानपुर ये सब क्या हो गया, मध्य मैदानी क्षेत्र में होते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 89 का, रहने वाला है अपना, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर बताइए कौन सा अपना हो जाएगा। फिर ये जोन नहीं है, ये सब इनको नहीं लेना है। तो याद रखेंगे अपना, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र पूछा गया है किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये अपना यूपी हो गया। इसमें से देखिए जो सोनभद्र हो गया और अपना मिर्ज़ापुर ये रहा। तो याद रखेंगे ये किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे दक्षिण पूर्वी वाला इलाका है जो कि विंध्य वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो राइट आंसर अपना कौन सा इसमें हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्वी कहिए या फिर विंध्य क्षेत्र, जो कि विंध्य क्षेत्र उसे नाम से जाना जाता है। तो विंध्य क्षेत्र अपना राइट आंसर जाएगा अपना 89 का बी, याद रखिएगा राइट हो जाएगा। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 90, गोरखपुर हो गया और कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, गोंडा आदि जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा 90 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो 90 का राइट आंसर अपना हो जाने वाला है, याद रखेंगे ये रहा यूपी, और ये जो गोरखपुर ये सब इधर आते हैं इस रीजन में। और यहाँ पर हमने बताया था क्या था, ये पूर्वी उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें से। और ये जोन 8, 7 कुछ नहीं है, इसको कट कीजिए। तो 90 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मैदान में आते हैं अपना गोरखपुर हो गया, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, गोंडा ये सब जिले। तो ये थे हमारे जो वन के संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी को कवर किया गया था। और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और तब तक के लिए अपनी तैयारी आप लगातार करते रहिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।